हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन आपको डिस्कस करना है। सेल बायोलॉजी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में अब तक आपने क्लियर कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें अब तक जो आपने क्लियर किया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन या प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप के कंपोनेंट्स को आपने डिस्कस किया है। जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके डिफरेंट पार्ट्स आप कह रहे हैं सेलुलर एनवेलप, और सेलुलर एनवेलप में देखिए सेलुलर एनवेलप में आपने बात की है सेल वॉल, उससे पहले ग्लाइको कैलिक्स लेयर, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, आप ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें एक स्पेसिफिक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड्स ये आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस सेलुलर एनवेलप के साथ साथ जो अपेंडेजेज है, सेलुलर एनवेलप के जो अपेंडेजेज हैं इनको भी आपने डिस्कस किया था, और इसमें आपके पास था फ्लैजिला, पिलाई, सेक्स पिलाई जो पिलिन प्रोटीन से बनी हुई है, और इसके अलावा आपने एडेसिव स्ट्रक्चर डिस्कस की थी जिसको आप कहते हैं फिम्ब्री। क्लियर? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का या प्रोकैरियोटिक सेल का एक पोर्शन ये कंप्लीट है जिसको आप कहते हैं सेल एनवेलप। अब आपको बात करनी है यहां साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और इंट्रासेलुलर कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है विद इन सेल जो कंटेंट है, इसको आप डिस्कस करेंगे। इंट्रासेलुलर कंटेंट, देखिए सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर सेल का आप कहेंगे जीनोमिक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। तो सेल का जीनोमिक डीएनए या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में जीनोमिक डीएनए और जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड इसको कहा जाता है, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इस तरीके के नॉमेनक्लेचर इसके किए गए हैं। इसके बाद आप इसी से रिलेटेड पढ़ सकते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए बैक्टीरियल सेल में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप इनर मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन पढ़ सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं मीजोसोम। देखिए मीजोसोम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनर फोल्डिंग है मेम्ब्रेन की, ये मीजोसोम्स की हम बात करेंगे। उसके बाद आप यहां डिस्कस कर सकते हैं जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की चेन लगी है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और आरएनए की प्रेजेंस है, इसकी बात हम कर सकते हैं यहां से सेपरेटली, ठीक है। फिर आप यहां डिस्कस कर पाएंगे इंक्लूजन बॉडीज। देखिए इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो स्पेसिफिक है, आप स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करें। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की जो इंक्लूजन बॉडीज हैं वो एनसीईआरटी ने मेंशन की हैं, जिसमें आपको पढ़ना है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के साथ साथ इनको आप वॉल्यूटीन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, और फाइनली आप इसमें पढ़ रहे हैं गैस वैक्यूल्स। तो ये इस तरीके से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन
या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंट्रासेलुलर कंटेंट और कंपोनेंट है उसको आपको डिस्कस करना है। देखिए इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को डिस्कस करने के लिए वही सेल के स्ट्रक्चर पे मैं थोड़ा सा आ रहा हूं और उस स्ट्रक्चर के साथ साथ इनमें हर एक टॉपिक की, इसमें हर एक जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है, ईच एंड एवरी कंटेंट, उसको हम एक एलाबोरेटिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एक एलाबोरेटिव फॉर्म उसका हम यहां देखेंगे। तो मैं एक रफ डायग्राम बैक्टीरिया का यहां बना रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा आप फॉर्म्स जो हैं, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग या इनर फोल्डिंग है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं हम। ये इनफोल्डिंग और इनर फोल्डिंग आप जानते हैं मीजोसोम के फॉर्म में होती है। ये आपने पढ़ा बैक्टीरियल जो सेल है, उस बैक्टीरियल सेल से फ्लैजिला की एग्जिस्टेंस है। फ्लैजिलम ये जो अभी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। बाहर सेल वॉल की प्रेजेंस है। सेल वॉल आप जानते हैं स्पेसिफिकली पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना हुआ है, ठीक है। अब हम इंट्रासेलुलर कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा फोकस आपको उसी पे करना है, फिर भी मैं एक बेसिक आउटलाइन जो है वो बना देता हूं। ग्लाइकोकैलिक्स आप ये कह सकते हैं द आउटर मोस्ट स्टिकी लेयर, जो कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर में डिवाइडेड है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर में आप ये कह सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैप्सूल रिजिड कंडीशन को आप कहते हैं और जो लूज शीथ है उसको आप स्लाइम लेयर कह देते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वन बाय वन मैं वो ही ड्रॉ कर रहा हूं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं, इस सेल में एक जीनोमिक कंटेंट प्रेजेंट है और ये जो जीनोमिक कंटेंट है इसको जीनोमिक डीएनए आप कह दीजिए। जीनोमिक डीएनए से रिलेटेड जितनी बातें हैं उतनी हम यहां से डिस्कस कर लेंगे। और एक बात आप ध्यान रखें, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाना है। एनसीईआरटी बहुत ब्रीफ करती है, बहुत कम इसका लिखती है, लेकिन जितनी कनेक्टिविटी हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमारे बाकी के सिलेबस को कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उतना मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जीनोमिक डीएनए यहां जो होगा दैट इज द डीएस डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होता है। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर फॉर्म बट नेकेड। इस पर किसी तरीके का कोई एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, और इस पर ये एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, आप ये जानते हैं ये नेकेड जीनोम या नेकेड डीएनए है। ये अपने आप में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टराइजेशन भी है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये नेकेड फॉर्म में होना, ये कैरेक्टराइजेशन भी है। इसको आप कहते हैं न्यूक्लियॉइड, इसको आप कह सकते हैं इंसिपिएंट, इसको आप कह सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और अगर कुछ टर्म्स आप लिखना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं जीनोफोर, और देखिए बच्चों इसको आप कह सकते हैं प्रोक्रोमोसोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोक्रोमोसोम। क्लियर? सो नेकेड सर्कुलर डीएस डीएनए इज प्रेजेंट। ऑब्वियस है इस सेल के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को यही डिसाइड करेगा, इस सेल का जो जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन है वो यही करेगा। तो ये जीनोमिक डीएनए क्या करता है, आप ये कह सकते हैं इस सेल का जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन ये करता है। इस सेल का जो जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन है वो ये पर्टिकुलर जीनोम करता है। आप अगर इसको कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल से, तो देखिए यूकैरियोटिक सेल का जो सिंगल क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमन सेल की आप बात करो, ह्यूमन सेल में हम ये कहते हैं देयर आर द 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो वहां 46 क्रोमोसोम्स हैं। वो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट, सिंगल क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट इस जीनोमिक डीएनए को काउंट किया जाता है या इस जीनोमिक डीएनए को माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं दिस प्रोक्रोमोसोम इज इक्वल्स टू a chromosome or the single chromosome of eukaryotic cell। क्लियर? यूकैरियोटिक सेल जो है उस यूकैरियोटिक सेल के सिंगल क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट आपको ये काउंट करना है। सिंगल क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट ये जो है वो काउंट किया जाता है। तो देखो बच्चों,
लास्ट टाइम 2019 में क्वेश्चन आया जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की बात की गई। आप ये जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिमिलरिटी रखता है, बैक्टीरिया से ही उसका ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ जो जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, सिमिलर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी सर्कुलर डीएस डीएनए फॉर्म होता है जो नेकेड है। तो हम ये कह सकते हैं, एग्जाम में जो पूछा गया वो ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोमिक कंटेंट कैसा होता है, वैसा ही जीनोमिक कंटेंट आप किसका कह सकते हैं, बैक्टीरिया का। दिस जीनोमिक कंटेंट इज द सर्कुलर डीएस डीएनए प्रेजेंट इन द नेकेड फॉर्म। इट ऑल्सो कॉल्ड एज द जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये मैंने कुछ नाम इसके लिखे हैं, न्यूक्लियोइड, incipient nucleus and prochromosomes, and this prochromosome is equals to the single chromosome of eukaryotic cell जो इस प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो जीनोमिक डीएनए है इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस भी होता है। तो ये आप कहेंगे कैन रेप्लिकेट ऑन सेल्फ, अपने आप को ये रेप्लिकेट कर लेता है, जैसा सारी सेल्स हैं उन सबका जीनोमिक कंटेंट रेप्लिकेट करता है अपने आप को। रेप्लिकेट करने का मतलब एक और कॉपी जो है वो इसकी तैयार करता है जब फर्दर सेल का फॉर्मेशन होगा, या फर्दर आप ये कह सकते हैं जब सेल बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपके सामने जो बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, या प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, एंड दैट इज नॉन एज द न्यूक्लियोइड। क्लियर, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं, हम यहां डिस्कस कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल। अब इसके बाद देखिए जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इसी में आप ये पढ़ रहे हैं कि एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फॉर्म प्रेजेंट होता है। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फॉर्म इज कॉल्ड एज और नॉन एज द प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो है वो यहां प्रेजेंट है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक आपने डिस्कस किया जीनोमिक डीएनए ए, अब बी मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं प्लाज्मिड। तो आप नोट कर सकते हैं दिस प्लाज्मिड is the extra chromosomal DNA, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये भी सर्कुलर फॉर्म होता है, सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड जिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, देखिए प्लाज्मिड जो है, अगर प्लाज्मिड आप ये कह सकते हैं इसकी प्रेजेंस है, तो इसकी प्रेजेंस को बैक्टीरियल सेल में डिनोट किया जाता है F प्लस फैक्टर से। आप इसको F प्लस फैक्टर काउंट करते हैं, F प्लस फैक्टर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, या फिर प्लाज्मिड जिस सेल में प्रेजेंट है वो सेल जो है वो कही जाती है डोनर। आप कहेंगे इफ ए बैक्टीरियल सेल कंटेन द प्लाज्मिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डोनर सेल। तो बैक्टीरिया में ये क्या काम आता है, आप कहेंगे बैक्टीरिया में पैरासेक्सुअलिटी है, एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो वहां जो पैरासेक्सुअलिटी है उसमें एक प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन। देखिए बच्चों, ये जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है, इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस में एक बैक्टीरियल सेल, जिस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये आप कहिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर होगा, और जिस सेल में ये ट्रांसफर होगा उस सेल को रिसिपिएंट कहा जाएगा, उस सेल को रिसेप्टर कहा जाएगा। जिस सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाएगा, डोनर। तो ये प्लाज्मिड का फंक्शन अब क्या हुआ, ये प्लाज्मिड, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब जीनोमिक डीएनए यहां सेल में प्रेजेंट है, सेल का जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन ये जीनोमिक डीएनए कर रहा है, तो फिर प्लाज्मिड के फॉर्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए की जो प्रेजेंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा। तो आप ध्यान रखें, adaptability एंड आप कहेंगे इसको स्टैब्लिशमेंट। पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया सेल है वो किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए उसको अडेप्टिबिलिटी और उसकी जो स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस आप कह सकते हैं, ये प्लाज्मिड स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी, ये जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फॉर्म है बैक्टीरियल सेल में। उसके बाद अगला डिस्कस करते हैं सी, मीजोसोम। देखो बच्चों, मीजोसोम है वो मेम्ब्रेनस इनर फोल्डिंग, मेम्ब्रेन का आप ये कह सकते हैं ये क्या है, इनफोल्डिंग। और ये जो इनफोल्डिंग है, ये इनफोल्डिंग वेसिकल के फॉर्म में हो सकती है, ये ट्यूबुलर इनफोल्डिंग हो सकती है, और आप ये कह सकते हैं ये एक एक्सटेंडेड इनफोल्डिंग हो सकती है। मतलब जैसे मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए तो वो वेसिकल के फॉर्म में भी आ सकती है, वो एक ट्यूब्यूल मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हो सकती है, और वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म में हो सकती है। जैसे यहां आप एक एक्सटेंडेड फॉर्म देख रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं मीजोसोम। ठीक है, अब देखिए इस मीजोसोम का अपना इंपॉर्टेंस है। दिस मीजोसोम इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। आप कहेंगे साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है। सो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर इसको काउंट कर लिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दिस इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट या माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा जब क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होता है, देखिए क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होने का मतलब बैक्टीरियल सेल आपको पता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड होती है। बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। इसका मतलब एक तरीके से सेल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने से पहले अपने जीनोमिक डीएनए की कॉपी कर लेती है, इसको भी वो कॉपी कर लेती है, और जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स है उसकी भी कॉपी कर लेती है। तो वहां क्रॉस वॉल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा डिवीजन के टाइम, उस क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में आप ये कह सकते हैं इस मीजोसोम का रोल होगा, या मीजोसोम जो है वो रोल प्ले करेगा। मीजोसोम क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप कहेंगे सेल वॉल सिंथेसिस। आपको पता है मेम्ब्रेन का पार्ट है और उस मेम्ब्रेन में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या मेम्ब्रेन्स पर इस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो वॉल कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उसमें भी इसका रोल है। और फाइनली आप ये कह सकते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड द साइट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है या डीएनए की कॉपी तैयार होती है, जो नेकेड जीनोम यहाँ प्रेजेंट है उसकी जब कॉपीज तैयार होंगी तो ये एग्जैक्टली साइट प्रोवाइड करवाएगा। उससे हम कह पाएंगे ये साइट फॉर द रेप्लिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो बच्चों ये हुआ मीजोसोम। इसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए इस बैक्टीरियल सेल में देखिए 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं जो एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होल्ड करता है, उसको आप 70s राइबोसोम कहते हैं। ये 70s राइबोसोम्स आपको देखिए अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। एक मैंने यहां लिखा है फ्री फॉर्म जो साइटोप्लाज्म है, या ये जो ड्रॉ किया है ये साइटोप्लाज्मिक फॉर्म ऑफ राइबोसोम है जो फ्री साइटोप्लाज्म में पड़ा है। और उसके अलावा आप देखो ये भी कह सकते हैं कि ये इस मेम्ब्रेन पर बाउंडेड हो सकते हैं। इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर भी ये लगे हो सकते हैं। तो अगला आप यहां से डिस्कस कर सकते हैं राइबोसोम्स। मैं यहां इसको प्लाज्मिड वाले मैटर को हटा देता हूं और अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का। और ये इंट्रासेलुलर कंपोनेंट डी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स देखिए राइबोसोम्स कैसे हैं, आप कहिए 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स यहां प्रेजेंट है। इनको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आप कहते हैं। ये 50s एंड 30s जो सब यूनिट्स हैं, इन 50s और 38 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। एंड दिस राइबोसोम एक्ट एज द प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करता है।
बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी को ये परफॉर्म करता है। इसकी प्रेजेंस जो है वो आप ये कहेंगे साइटोप्लाज्मिक होगी, साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ आप कहेंगे साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म के साथ साथ बाउंडेड और अटैच्ड होंगे। तो मैंने देखो अभी डायग्राम में इंडिकेट किया था, जो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पड़े हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये पॉलीसोम भी बना सकते हैं, और पॉलीसोम फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आरएनए के साथ आप ये कह सकते हैं राइबोसोम्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं और ये पॉलीसोम फॉर्म में मिलते हैं। एमआरएनए के साथ राइबोसोम्स की बाइंडिंग जो है वो पॉलीसोम के फॉर्म में आपको मिलती है। कैसे होगा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखें इसको। ये साइटोप्लाज्म में जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है, स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ती है। मैं राइबोसोम जब आपको सेल बायोलॉजी में बताऊंगा तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके से 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसको आप कहते हैं पॉलीसोम। प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी के टाइम पॉलीसोम बनते हैं। ये एमआरएनए, और एमआरएनए पर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स। ठीक है। बाउंडेड जो है, ये बाउंडेड राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कहेंगे, इससे ये क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। उसके बाद फर्दर आप अगले कंपोनेंट पे आइए। देखिए इसमें हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में आरएनए की प्रेजेंस है। ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की चेन लगी होती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है उनकी चेन लगी होती है। और देखिए ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की चेन लगी है, तो यहां मेम्ब्रेन एग्जैक्टली एनर्जी जनरेट करने का साइट है। एनर्जी जो है उसको जनरेट करने का साइट, या एनर्जी जनरेट करने के साइट के फॉर्म में यहां मेम्ब्रेन एक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी एंजाइम। और आप ये जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, उस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से एग्जैक्टली एनर्जी मिलती है। तो एटीपी जनरेट करने का या फिर एनर्जी जनरेट करने का, एनर्जी को हम एटीपी फॉर्म में लिख सकते हैं, एटीपी जनरेट करने का या एनर्जी जनरेट करने का एग्जैक्टली जो साइट है वो साइट आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की चेन जहां लगी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या हो सकती है, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। और फाइनली बच्चों अब आप इसमें बात कर सकते हैं इंक्लूजन बॉडीज। देखिए इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली रिजर्व मटेरियल को होल्ड करने वाली स्ट्रक्चर है। दीज इंक्लूजन बॉडीज होल्ड द रिजर्व मटेरियल। ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल को होल्ड करती हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी जो हैं वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप ध्यान दें, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। लिविंग स्ट्रक्चर्स और लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो इसका मतलब बेसिकली ये वेसिकल फॉर्म है, वेसिकल फॉर्म्स हैं। मेम्ब्रेन इन पे, लिविंग मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन पे प्रेजेंट नहीं होती। इनके आपने डिस्कस किया, एक ऐसी है जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स को होल्ड करती है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस शो करती है। दूसरा आपने कहा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जो स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा आपने कहा गैस वैक्यूल्स। देखिए गैस वैक्यूल्स जो हैं उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ये आप ध्यान रखें। गैस वैक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं इनमें प्रेजेंट गैसियस कॉम्पोजिशन दो काम करती है। एक तो इस बैक्टीरियल सेल को बायोन्सी प्रोवाइड करती है, जैसे हम ये कहें ये इस तरीके से यहाँ ग्रेन्यूल्स का एग्रीगेशन है, ग्रेन्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स यहाँ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में प्रेजेंट हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हुए और ये गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो गैस वैक्यूल्स या वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स इस पर्टिकुलर सेल बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं, उसको लाइट बनाती हैं, हल्का बनाती हैं, जिससे वो अगर एक्वेटिक मीडियम में बैक्टीरिया कहीं प्रेजेंट हो तो वो फ्लोट कर सके। और उसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं जो रेडिएशंस हैं इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरीके से आप ये कहेंगे ये इंक्लूजन बॉडीज हैं जो नॉन लिविंग फॉर्म्स होती हैं, और बैक्टीरियल सेल में आप कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व मटेरियल को ये होल्ड करती हैं।
तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसको समराइज कर रहे हैं इंट्रासेलुलर कंटेंट को। इंट्रासेलुलर कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट था जीनोमिक डीएनए, जो आप कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन सेल का करता है। सर्कुलर डीएस डीएनए फॉर्म है, नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। आप जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोक्रोमोसोम इसको कह सकते हैं, सारी डिटेल मैंने लिखी है। उसके बाद आपने प्लाज्मिड डिस्कस किया, उसके बाद आपने म्यूकोसोम इसमें डिस्कस किया, उसके बाद आप यहाँ राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और आरएनए की प्रेजेंस की बात आप साइटोप्लाज्म में कर रहे हैं। देखिए साइटोप्लाज्म जो है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ग्रेन्युलर दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स जो है वो बिखरे हुए हैं, जैसे यहां मैंने लिखा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ही जो साइटोप्लाज्म है उसकी अपीयरेंस कैसी आती है, ग्रेन्युलर अपीयरेंस उसकी आती है। तो ये राइबोसोम था। और उसके बाद फाइनली आपने डिस्कस किया इंक्लूजन बॉडी। तो इंट्रासेलुलर कंटेंट जो उसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी जितना दे रही है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अलावा कनेक्टिंग रेफरेंसेज आपको आगे भी पढ़ने हैं। जैसे एक बात स्पेसिफिक है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा डायरेक्ट, लेकिन कई जगह डाइवर्सिटी वगैरह में मेंशन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, देखो ये आपसे जैसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखें, जो बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल में एक वेसिकल डेवलप होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल ये हो सकती है। और ये जो वेसिकल डेवलप होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, ये पिगमेंट्स को होल्ड करती है। मैं कह सकता हूं पिगमेंट कंटेनिंग, पिगमेंट्स को होल्ड करती है या पिगमेंट कंटेनिंग होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है डाइवर्सिटी के चैप्टर में, मतलब 11th में जो डाइवर्सिटी दे रखी है वहां आपको मिल जाएगा। तो जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा है। स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेनस वेसिकल्स ही होती हैं। जैसे देखो ये मीजोसोम प्रेजेंट है, उसी तरीके से आप कह दीजिए इस तरीके से कोई मेम्ब्रेनस वेसिकल यहां बन जाए, और इस मेम्ब्रेनस वेसिकल में आप ये कहेंगे प्रोटीनियस जो वेसिकल है इसमें इस तरीके से पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्लियर? तो ये इंट्रासेलुलर कंटेंट और कंपोनेंट था। अब इन लेक्चर्स में आपने जितना कंटेंट डिस्कस किया उससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं उनको फर्दर आपसे डिस्कस किया जा रहा है। फर्दर आपसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक और ब्रीफ डिस्कस किया जा रहा है, और देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी सारी स्ट्रक्चर्स हैं उनको आगे के लेक्चर्स में डिस्कस किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स पे रहिए, उन स्टेटमेंट्स को पढ़िए, उनकी एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर आप ऑब्जर्व करिए। एनसीईआरटी के ट्रैक पे रहने पर और एनसीईआरटी को ही परफेक्टली पढ़ने पर हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू।